या आज के पैसे उस दिन पूरे हो गए थे तो जो एडवांस पेमेंट मिली हुई थी अब आपको हौसला हो गया कि हाँ जो है ना हमने अर्न करके उस दिन चाय पी ली थी। सही बात है। नहीं नहीं, मैं खुद मानता हूँ कि ये जुल्म है। किसी दिन आपको 2-3 बेनिफिट मिल रहे हो, उसमें से एक क्रेडिट हो जाए तो इतना दुख नहीं लगेगा, लेकिन एक में से एक निकल जाना जो है ना वो तकलीफ दे है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो चाय बना के दे सकेंगे हमें इस टाइम में? चाय पीनी नहीं है, बिस्किट टिक्की पैक, जूस। वो आती सर्दी से बचना होता है, फिर 1.5 महीना बीमार हुए बैठे हुए होंगे, आप कहेंगे चलें अगर, तो पता नहीं इनके पास जूस है या नहीं है। हाँ, फिर आप लोग गए हुए होंगे क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है जी, तो जूस बनता है। वाह, जब पढ़ने होते हैं फाइन तो ज़्यादा बंदे हो जाते हैं। ठीक है, तो वो फिर इधर से किसी ऑफिस बॉय को आप उन्हें कह दीजिएगा कि कितने थे, 23, आप लोगों को भी काउंट करके 23 जूस। फ्रेश ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने पहले बना होगा। भाई मैं तो आपको इंतहाई फ्रेश चीज़ बता रहा था, चाय जो गर्म भी है और जो है ना वो ताज़ा ताज़ा प्रिपेयर होनी है, लेकिन जो है ना वो आप लोगों ने कहा जूस, उसमें पानी ज़्यादा होता है। अच्छा, वो बेचारे 50 रुपए में देने की कोशिश करते हैं, तो जो है ना कॉमनली 70 रुपये चलता है चाय का, तो वो बस हम उन्हें कहते हैं कि कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने सस्ती देनी है, लेकिन वो सस्ती के चक्कर में जो है ना जूस पड़े ही नहीं। ये इन्होंने बताया, जूस नहीं पड़े, इन्होंने बताया, मैंने कोई इशारा नहीं किया था। बाद में कैमरे में चेक कर सकते हैं मेरी बिस्किट वगैरह। चलें, एक दिन इन्होंने बिला वजह भी तो वो पी हुई है ना। नहीं लेकिन नहीं, हाँ नहीं, हाफ रोल मेरे ख्याल में मिक्स वो कर लेते हैं। जो टेस्ट रहेगा उसमें नष्ट हो जाएगा। हाँ, ये लड़के ने बात काम की है। ये जो है ना, इसे पता है लॉ वाली क्लास में ऐसा होता है कि हम जो भी फाइन बनता है हम फिर उसको उन बच्चों को खिलाते हैं जो टेस्ट देने आए। अच्छे बच्चों को चीज़ मिलती है। मैंने कहा सर वो छोटे बच्चे हैं, हम बुरे हैं लेकिन हम फिर भी अपने ही हैं। चलें कोई नहीं, उनसे फिर कहते हैं कि वो हाफ रोल वगैरह कर लें। इख्तलाफ है राय है, ठीक है बिस्किट कर लें। हाँ, तो अब देखिए अब किस्मत में क्या पहुंचता है, क्योंकि वो आज टाइम का मार्जिन कम है ना, बेचारा स्टैंडर्ड भी छोटा सा है, तो इतना को वो टेंशन वाली बात नहीं। सवाल ये है कि वो स्टैंडर्ड वाली स्लाइड मैंने जो इन्हें दी थी, क्या ये वही स्लाइड खुली हुई है? मिड की डेट शीट, मिड का टेंटेटिव टाइम आप जहन में रख लें, बस दिसंबर स्टार्ट होते ही आप पे जो है ना वो। वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो आपकी आईकेप जैसी प्रैक्टिस हो जाएगी। आईकेप में भी क्या होता है, 1 हफ्ते में इम्तिहान होते हैं सारे, एक ही दिन में 2 ना हो जाए। हाँ ये चीज़ है। चलें मैं आपको ये बता दूं कि हम वीक के एंड के करीब रखने की कोशिश करेंगे, विच कैन बी संडे, सैटरडे या मंडे। यानी कोशिश ये होगी कि जिसमें ज़रा ज़्यादा टाइम अवेलेबल हो। ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं संडे के, क्योंकि वो ज़रा सेफ डे होता है। ये जो दिसंबर का फर्स्ट वीक है उसके आखिर में जो संडे आ रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं, ज़्यादा से ज़्यादा +-1 है। ठीक है, तो मैंने आपको इतनी रेंज बता दी। असल में होता ही है कि उस टाइम पे मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके कम्बिनेशंस देख रहा होता हूँ। अब तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है, आवाम की ज़्यादा ऑनलाइन पे शिफ्ट होने से जो है ना अब हमारे पास कैलकुलेशन बड़ी इजी हो गई है। अब थोड़े से लोग फिज़िकल में मौजूद होते हैं, सारे ऑनलाइन में चले जाते हैं, तो ऑनलाइन वाले तो वैसे ही दूर बैठे हुए होते हैं, या इधर पास हॉस्टलों में बैठ के जो है ना वो ऑनलाइन क्लासें ले होते हैं। लास्ट टाइम ये थी स्पिरिचुअल नाइट थी पीछे वाले कैंपस में, रात तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था, तो कुछ एक्टिविटी वगैरह शुरू हुई, तो मैं जवाद साहब को लेके मैंने कहा आए चले हम बाहर वॉक करते हैं। वो शरीफ आदमी है, वो अच्छे टाइम पे सोने वाले आदमी हैं, तो वो उनके लिए सुबह तक जागना मुश्किल है। हम
शैतान के वैसे ही चले। तो रात तो वो कॉमन, तो फिर मुझे हुआ, मैंने कि जो है ना ये शरीफ आदमी बेचारे बड़ी हिम्मत करके बच्चों के चक्कर में कि नहीं भाई सुबह तक जो है ना यहाँ पे जागे रहना है। तो मैं कि चले सर चलते हैं बाहर वॉक करते हैं, आपको चाय पिलाता हूँ। बाहर निकले हैं तो इधर कॉर्नर पे वो जो एसीओ वाली दुकान है उसके साथ एक वो था, चाय वगैरह भी मिलती है और वो सारे। अब वहाँ खड़े हुए तो एक बच्चा थोड़ी देर बाद आया, पतला दुबला सा कांगड़ी सा, सर मैं आप दोनों से पढ़ता हूँ। हमने उसे देखा तो बड़ा कोशिश की, लेकिन हमें याद नहीं आया कि हमने इस बच्चे को कभी ज़िंदगी में देखा है। उसने कहा सर मैं जो है ना वो, लेकिन मैं पढ़ता हूँ ऑनलाइन हूँ। तो हमने कहा फिर आप अभी लाहौर में क्या करने आए हैं? कहते मैं यहाँ ऊपर होता हूँ। मैं कहा यार 15 कदम के फासले पे कॉलेज है, लिटरली 15-20 कदम के फासले पे जो है ना, या चलो ज़्यादा वो कर दिया, हार्डली कोई 30 सेकंड की मुसाफत होगी। तो मतलब शायद वो उससे ज़्यादा करीब कोई नहीं रहता होगा कॉलेज से, उसी हॉस्टल में, ठीक है। लेकिन आप फिजिकली तो आ रहे हैं ना। तो हम तड़प गए कि भाई मतलब अगर तुमने ऑनलाइन क्लास लेनी है तो फिर कॉलेज के इतने करीब क्यों बैठे हुए हो? फिर थोड़ा सा दूर दराज के इलाके में अगर लाहौर में ही रहना है, चलो घर वालों से भाग के आए हुए हो कि उन्हें पता ना लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा, तो कम से कम थोड़ा सा बेहतर इलाके में चले जाओ। यहाँ तो मजबूरी ये है कि सीए के कॉलेजेस में फिजिकल आना होता है तो बच्चे कड़वे घुड़ भर लेते हैं, उल्टे सीधे हॉस्टल भी हैं, अच्छे पैसे भी ज़्यादा ले लेते हैं, सहूलियात भी बहुत अच्छी नहीं है। जब तुमने 100% पढ़ना ही ऑनलाइन है तो फिर लाहौर के किसी थोड़े से और बेहतर इलाके में चले जाओ जहाँ कम पैसे में से ज़्यादा साफ़ सुथरी अकोमोडेशन मिल जाए। तो यानी ऑनलाइन का इतना ज़्यादा वो है कि एक बच्चा जो लाहौर में आया हुआ है और कॉलेज से 30 सेकंड्स के फासले पे रहता है, और वो हम दोनों को देख के उसने कहा जी मैं शुरू से सारा सब्जेक्ट आप लोगों से पढ़ रहा हूँ, और हमने शुरू से उसको कभी नहीं देखा। बच्चे एक दूसरे को देख के करते हैं, बच्चे एक दूसरे को देख के इस तरह से करते हैं। तो मैं फिर सिर्फ एक चीज़ आपसे वो कहूँगा कि अगर ऑनलाइन क्लास लेनी है ना तो फिर कम से कम वालिदैन का खर्चा तो ना कराएं। हम ऑनलाइन में पैसे भी इधर कम रखे हुए होते हैं, बच्चे घर बैठ के पढ़ें। वो जो वालिदैन का 20-30 हज़ार रुपया पर मंथ का बिला वजह का ओवर एंड अबव लग जाता है, उसको तो बचाने की कोशिश की जाए। 20-30 इसलिए कह रहा हूँ कि हर रेंज के लोग कवर हो जाए। और दूसरा कुछ छोटे मोटे खर्चे आने जाने के, और कुछ नहीं तो बीच में 6 महीने में कोई ना कोई ओवर एंड अबव खर्चा पड़ ही जाता है लाहौर में। तो वो जो बेचारे वालिदैन लाख से 1.5 लाख रुपया जो है वो भर रहे होते हैं 6 महीने की यहाँ रिहाइश का, और उसके बाद आपकी क्लास का भी। तो अगर तो फिज़िकल क्लास लेनी है और आपको लग रहा है कि मैं यूँ ज़्यादा रेगुलर हो जाऊँगा तो फिर तो अच्छी बात है। लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट जो है ना उसको फिर कोशिश करनी चाहिए कि लाहौर में ना रुके। तो तभी मैं जब ऑनलाइन स्टूडेंट का जिक्र करता हूँ तो मैं अज्यूम करता हूँ कि अल्लाह करे वो लाहौर में ना हो। लेकिन अगर लाहौर में रह के वो सोचते हैं और वो कह रहे हैं कि बस ठीक है ऑनलाइन क्लास ही ले लेंगे, तो वो ज़्यादती है। इस दफ़ा बहुत सरप्राइजिंग तादाद है। मैं अभी पोस्ट रिजल्ट के बैच को डेली देख के मेरे हॉल उठ रही है। लॉ के अंदर 33 फिजिकल बच्चे हैं और रात 152 ऑनलाइन थे उसमें। अभी पोस्ट रिजल्ट में इस हफ्ते शुरू हुई है। अब मैच ही कोई नहीं है, मतलब फिजिकल 33 और ऑनलाइन 150 क्रॉस हुआ हुआ है। तो लोग इतनी तेज़ी से ऑनलाइन पे जा रहे हैं, इस पे कोई दुख नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि अगर वो लाहौर बैठे हुए हैं और ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो वो गलत है। तो दोस्तों ऑनलाइन वालों, अगर आप में से कोई लाहौर बैठा है तो कोई शर्म करे, घर को चले जाएं, अपने वालिदैन के पैसे बचाएं। अगर आपने कन्वीनियंट मोड में पढ़ना है, लाहौर में तब फ़ायदा है जब आप कॉलेज आएँ, रेगुलर बैठें, हाफ रोल खाएं। हाँ ये देखना ये कितने फ़ायदे हैं फिज़िकल क्लास के। ठीक है जी, तकरीर हो गई हमारी। मैं सिर्फ बिस्किट आने तक का टाइम गुजार रहा था ताकि जो है ना आप लोग फिर मुझे बर्दाश्त कर सके। है मज़दूर को जो है वो पसीना खुश्क होने से पहले जो है ना उसकी वो मिल जानी चाहिए ज़रूरत, तब आप लोगों ने इंतज़ार किया था। सवाल ये है कि 706 में कोई सवाल है क्या? ISS 706 आपको अच्छी तरह से समझ आया है? जी जी, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग। होता क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं कि ये शुरू होगा फ़र्ज़ करें अगले साल के दिसंबर से, और फिर वो कंपनियों को कहते हैं कि आप में से जो अर्ली अडॉप्ट करना चाहे दैट इज़ अप्रिशिएटेड। यानी वो एक इफेक्टिव डेट दे देते हैं कि स्टैंडर्ड आ गया, आज से साल बाद अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप में से किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगता है तो आप उसको अर्ली अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कुछ अच्छे तेज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो कहते हैं हमें ज़माने से तेज़ चलना चाहिए, जो नई चीज़ आ रही है हमें पहले से अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। वो अपनी कंपनी के फाइनेंशियल्स में उस नए स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि यूज़र्स तो पुराने स्टैंडर्ड के मुताबिक डिस्क्लोजर देखते आए होते हैं। तो यूज़र को ये बताना ज़रूरी होता है कि हमने नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
अडॉप्ट कर लिया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स में लिख दिया जाता है कि ये वाला जो हमने डिस्क्लोजर बनाया है ये नए स्टैंडर्ड के मुताबिक है जो साल बाद एप्लीकेबल होगा। तो अगर ऑडिटर को लगे कि ये बड़ा ज़रूरी पैराग्राफ है और मैं लोगों को हाईलाइट कर दूं ये चीज़, तो वो उसको एम्फेसिस कर सकता है। जी 706 आप लोगों ने कुछ पढ़ा एम्फेसिस में? ISA 210 की एग्जांपल है। ठीक है, When a FRF places law, which is prescribed by law or regulation would be unacceptable but is applicable as prescribed. जी ठीक है। इन्होंने कहा ISA 210 की एग्जांपल दी हुई है जहां फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आप लिए एक्सेप्टेबल ना हो। आप याद करें हमने कहा था कि अगर आपकी प्री कंडीशन मौजूद ना हो तो अनलेस लॉ ने आपको पाबंद किया हो आपने एक्सेप्ट नहीं करना। तो अगर एक जगह प्री कंडीशन पूरी नहीं हो रही, आपका फ्रेमवर्क आपको एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा, आपने क्लाइंट से कहा भाई तुम्हारा फ्रेमवर्क मुझे नहीं समझ आ रहा, ये तुम्हारे लिए बेहतर ही नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हें अपॉइंट कर रहे हैं ना, खराब रिपोर्ट दे देना कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तुम्हें ये ऑडिट एक्सेप्ट करना होगा। अब मेरे स्टैंडर्ड्स ने मुझे कहा है कि अगर फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल ना हो तो मत ऑडिट एक्सेप्ट करना, और मुझे क्यों करना पड़ रहा है? गवर्नमेंट ने कहा है। तो देयर इज अ थीम कि यहाँ पे मैं अब उस चीज़ को हाईलाइट करूँ लोगों के सामने। जी 706 जिसमें वी नीड टू हाईलाइट समथिंग, या तो वो अकाउंट्स में ऑलरेडी डिस्क्लोज है प्रॉपर तरीके से और हमने सिर्फ उसकी तरफ इशारा करना है यानी एम्फेसिस ऑफ मैटर, या मैं अपने ऑडिटर के ऊपर अपने ऑडिट पे कोई क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ, अपने यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग को वास्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन? चलें आगे, कहानी आगे बढ़ाते हैं। इवेल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। आपको याद होगा अक्सर मैं स्लैंग ज़बान में कहता हूँ कि हाँ भाई वो छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट्स उठाई और आपने एक टोकरी में डाल दी, एक बास्केट में डाल दी। ऑडिट करते करते मेरे सामने एक एरर आया, 200 रुपए की एंट्री गलत रिकॉर्ड हुई थी। अब एरर तो है ना, बहरहाल मिस स्टेटमेंट तो है, लेकिन है बेचारी बहुत छोटी सी, ट्रिवियल सी है। ट्रिवियल कहते हैं बहुत ही छोटी सी, बड़ी मामूली सी चीज़ को। तो मैं उसको शायद क्लाइंट को फरमाइश नहीं करूंगा कैसे ठीक करें, लेकिन मैं उसको इकट्ठा करता रहूंगा। हाँ उस तरह की 15-20 इकट्ठी हो जाए तो हो सकता है मैं क्लाइंट के पास इकट्ठे जाके कहूँ जी मुझे 15-20 एडजस्टमेंट मिली हैं, कहें तो एक दफ़ा इसको रिकॉर्ड कर दें। तो वो आपसे हो सकता है पूछें कि क्या ये मटेरियल है, हम कहेंगे मटेरियल नहीं है, लेकिन ठीक होने में हर्ज कोई नहीं। अगर एक चीज़ मुझे पता लग गई है और आप अपने सिस्टम में अपडेट कर लें तो इसमें बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन शायद रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आप अगर नहीं भी करेंगे ठीक तो भी चल जाएगा काम, बट अगर वक्त है कर सकते हैं तो ठीक कर लें। ये मिस स्टेटमेंट क्या होती है? एरर या फ्रॉड। अच्छा एरर का क्या मतलब है? कोई चीज़ गलती से हो गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक अमाउंट जो लिखी हुई है या कोई इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है उसमें कुछ गलती हो गई। अमाउंट में गलती क्या हो सकती है? अमाउंट आगे पीछे हो गई, ट्रांसपोज हो गई, अमाउंट कम हो गई, अमाउंट ज़्यादा हो गई, अमाउंट स्किप हो गई। ये नैरेटिव में इंग्लिश जो लिखी हुई है इसके अंदर क्या गलती हो सकती है? उसकी वर्डिंग समझ नहीं आ रही या उसकी वर्डिंग जो बता रही है वो ऑपोजिट है जो कि बताना चाह रहे हैं। कोई झूठी बात लिखी हुई है, कोई फैक्ट गलत तरीके से बताया हुआ है। टेक्निकली मिस स्टेटमेंट्स 3 तरह की होती हैं। एक आध होती है जिसमें हम कोई अमाउंट्स में गड़बड़ करें, एक आध होती है जिसमें हम कोई फैक्ट या नैरेटिव में गड़बड़ करें, एक होती है प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। आज हम उस पर ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे प्रोजेक्शन के ऊपर सैम्पलिंग का 530। इसमें होता ये है कि ऑडिटर जो है सेल्स पे काम कर रहा है, सेल्स है 2 करोड़ की, ऑडिटर ने सैंपल उठाया 2 लाख का। भाई 2 करोड़ की सेल सारी तो नहीं वेरीफाई करने वाला, उसने 2 लाख का सैंपल उठाया, उस 2 लाख के सैंपल में एरर निकले 20,000 के। 2 लाख के सैंपल में 20,000 के एरर निकल आए। अगर वो पूरी पॉपुलेशन चेक करता तो अंदाजन कितने एरर निकलते हैं? अगर 2 लाख के सैंपल में 20,000 रुपए के एरर्स हैं तो 2 करोड़ की पॉपुलेशन में कितने? मैं इतना तो परेशान होना मेरा बनता है कि 2 लाख का 20,000 से जो रिश्ता है तो 2 करोड़ का किससे रिश्ता है? वो आप लोग 100 टाइम्स चल रहे होते हैं ना, 1000 से 100 टाइम पे लाख, उससे 100 टाइम पे करोड़।
तो अगर मैं 2 लाख चेक कर रहा हूँ और उसमें 20,000 की मिस स्टेटमेंट्स निकल रही हैं, तो 2 करोड़ चेक करूंगा तो गुमान ये है कि 20 लाख की मिस स्टेटमेंट्स निकल आए। कह दूं आपके अकाउंट गलत बने हुए, ये प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ये असल मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये एक अंदाजन मिस स्टेटमेंट है। हाँ, लेकिन मैं इसे डर जरूर गया हूँ, अब मुझे ज़रा ज़्यादा सैंपल उठाना पड़ेगा। तो 530 में हम देखेंगे कि समटाइम कुछ प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स होती हैं और वहाँ पे हम चीज़ों को देखते हैं और उसके मुताबिक फिर हम आगे चल रहे होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड सिर्फ मिस स्टेटमेंट की कहानी है, बिल्कुल एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम जो है ना वो मिस स्टेटमेंट्स पकड़े, वो उनके सामने रख रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि इसको ठीक करो, इसे गौर से देखो। इस तरह की कुछ और तुम्हें समझ आ रही हैं तो उनको भी देख लो, और अल्टीमेटली एक असेसमेंट कर रहे हैं कि कहानी मटेरियल तो नहीं हो गई। तो ICAP को इस दफ़ा ये लगा कि आपके सिलेबस में ये स्टैंडर्ड इस तरह से ऐड होना चाहिए कि आपको पता हो कि ये जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, इसमें वर्ड मटेरियल मिस स्टेटमेंट के पीछे क्या कहानी है। किताब से पूछते हैं मिस स्टेटमेंट किसे कहते हैं? अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो आपने बनाया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें एक रिपोर्टेड यानी कि उसमें एक लिखा हुआ आइटम, उसमें डिफरेंस आ जाए उसकी अमाउंट में या उसकी क्लासिफिकेशन में, प्रेजेंटेशन में। अदर एक्सपेंस को उठा के आपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में डाला हुआ हो, पेरोल को उठा के आपने वेजेस में डाला हुआ हो, फाइनेंस कॉस्ट को उठा के आपने जो है वो डेप्रिसिएशन में डाला हुआ हो, क्लासिफिकेशन का मसला हो, कैटेगरी का मसला हो, प्रेजेंटेशन का मसला हो या डिस्क्लोजर का मसला हो, एंड अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द आइटम टू बी इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क के मुताबिक होना चाहिए था और आपने उसके मुताबिक नहीं किया हुआ। मिस स्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम एरर और fraud. When auditor express an opinion on whether the financial statement are presented fairly in all material respect or give a true and fair view, जब आप एक साफ ओपिनियन दे रहे होते हैं, मिस स्टेटमेंट also include those adjustment of amount, classification, presentation, disclosure that in auditor judgment are necessary for financial statement to be presented fairly. जब आप साफ ओपिनियन देने जा रहे हैं तो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो आपने मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई की हुई हैं वो ठीक हो गई हों। यानी मैं कहता हूँ ना फाइनेंशियल्स ओके हैं, यानी मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है, तो आई एम एज्यूमिंग कि या है नहीं या थी तो ठीक हो गई है। अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट्स फिर कौन सी होंगी भला? जो मैंने भी उन्हें लिस्ट दी, उन्होंने कहा छोड़े सर जी थोड़ी सी वो मिस स्टेटमेंट्स, अब क्या इसके ऊपर टाइम लगाना। तो देयर वुड बी सम आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स बट अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। तो मिस स्टेटमेंट्स दैट द ऑडिटर हैज क्यूमुलेटेड ड्यूरिंग ऑडिट एंड हैव नॉट, ऑडिटर ने क्यूमुलेट तो किया लेकिन उसको करेक्ट नहीं किया। डेफिनेशन समझ आई? अभी बिल्कुल एक बेसिक सा स्टैंडर्ड है, छोटी छोटी सी बातें आपको बता रहा है। क्यूमुलेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट, ऑडिटर क्यूमुलेट करेगा मिस स्टेटमेंट जो थ्रू आउट ऑडिट उसको साथ साथ मिलती रही हैं, पेरोल के अंदर मिल गई, डेटर्स में मिल गई, क्रेडिटर्स में मिल गई, और वो सारी मिस स्टेटमेंट्स को उठा के जैसे मैं कहता हूँ कि वो टोकरी में डालता गया। अदर देन दोज दैट आर क्लियरली ट्रिवियल, ट्रिवियल बहुत ही छोटी चीज़ को कहते हैं। तो जो बिल्कुल ही बहुत ही छोटी चीज़ है उसको तो बिल्कुल इग्नोर करो, उसे टोकरी में भी डालने का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो मजाक है, मतलब एक लेवल है आपका भी कुछ। तो आपने मिस स्टेटमेंट्स क्यूमुलेट करनी है, ऑडिटर डेजिग्नेट कर देगा एक अमाउंट, अब वो टोकरी में छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट डालता जा रहा है, तो एक थ्रेशोल्ड लगा दे कि अच्छा 17 लाख से ऊपर चली गई ना, तो फिर मैं ज़रा टेंशन में आ जाऊंगा। ऑडिटर डेजिग्नेट कर दे एक अमाउंट जिससे नीचे में स्टेटमेंट जो है वो क्लियरली छोटी होंगी और उनको तो हमने काउंट करना ही नहीं, और फिर आप एक मटेरियलिटी का थ्रेशोल्ड सेट कर देंगे कि इससे ऊपर जब जाएंगी तो फिर मैं उनको कलेक्टिवली फिर तो मैं फॉर श्योर उनको कुछ करूंगा। मिस स्टेटमेंट्स की टाइप्स, फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट्स, मिस स्टेटमेंट अबाउट विच देयर इज नो डाउट, बड़ा क्लियर कट है भाई, गाड़ी 30 लाख की होनी चाहिए थी, इन्होंने 20 लाख की रिकॉर्ड की हुई है, गलत है। नॉन करेंट एसेट का आइटम 15 लाख का था, इन्होंने 10 लाख का वो किया हुआ है, तो ये बड़ा क्लियर कट फैक्ट ही गलत है भाई। फैक्ट है 15 लाख और रिकॉर्ड हुआ हुआ है 10 लाख। कुछ जजमेंटल में स्टेटमेंट है, डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्निंग अकाउंटिंग एस्टीमेट। मैं ये कहता हूँ कि आपने डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड करते हुए अंदाजा लगाया कि 10 साल यूजफुल लाइफ है, आजकल इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मेरे ख्याल में 8 साल यूजफुल लाइफ है। अभी फैक्ट की मिसस्टेटमेंट नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन की मिसस्टेटमेंट है। मेरे मुताबिक डेप्रिसिएशन इतनी होनी चाहिए, चूंकि मैं मानता हूँ 8 साल यूजफुल लाइफ, उनके मुताबिक वो मानते हैं 10 साल यूजफुल लाइफ। तो differences arising from judgment of management concerning accounting estimate or selection or application of accounting policies that auditor consider inappropriate.
और तीसरी में स्टेटमेंट कौन सी है? प्रोजेक्टेड में स्टेटमेंट ऑडिटर बेस्ट एस्टिमेट होता है इन पॉपुलेशन। ये 530 में हम इसको न्यूमेरिकली भी समझेंगे कि हम सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन पर राय कैसे कायम करते हैं। तो क्या हमें मिसस्टेटमेंट्स की टाइप समझ आ रही है? कंसिडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स एट द ऑडिट प्रोग्रेस। छोटी सी स्टोरी है और सिर्फ हमने साथ साथ बस ऐसे देखते जाना है। ऑडिटर ने ये डिटरमिन करना है कि क्या ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान को चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो जो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स हैं और जो सर्कमस्टांसेस हैं वो किन हालात में अकर हुई हैं, इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर सिमिलर मिसस्टेटमेंट। मुझे गलती मिली है, अब मैं सोचूं क्या इस गलती को मिलने के बाद मुझे अपना ऑडिट प्लान चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों? गलती मुझे ये मिली है कि एक बंदा जो है ना वो पेरोल की जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसे पता ही नहीं था कि हमने टैक्स डिडक्शन की एंट्री भी रिकॉर्ड करनी होती है। अब जब मुझे ये समझ आ गया कि ये एक ऐसी मिसस्टेटमेंट है जो इसको नहीं समझ आ रही थी, तो ये तो मुझे एक एम्प्लॉय के अकाउंट में नज़र आई है। जब इस अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को पता ही नहीं कि मैंने टैक्स की रिकॉर्डिंग करनी है, तो ये जालिम ने तो सबकी नहीं की होगी और फिर 12 महीने की नहीं की होगी, या कम से कम इस डिपार्टमेंट वालों ने नहीं की होगी। तो अगर मुझे एक मिसस्टेटमेंट ये फीलिंग दे कि भाई ये इस जैसी तो बहुत सारी और होंगी, तो मुझे अलर्ट होने की ज़रूरत है। ऑडिटर शैल डिटरमाइन कि क्या मुझे स्ट्रेटेजी और प्लान चेंज करने की ज़रूरत है। कैसे? अगर नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स और जो उनके सर्कमस्टांसेस ऑफ अकरेंस है वो इंडिकेट करें कि इस तरह की कुछ और सिमिलर मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मिसस्टेटमेंट अरोज फ्रॉम अ ब्रेकडाउन इन इंटरनल कंट्रोल ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट assumption और वैल्यूएशन मेथड दैट हैव बीन वाइडली अप्लाइड बाय द। तो हो सकता है कंपनी का जो वैल्यूएशन का मॉडल है अगर वो गलत निकल आया तो जिस चीज़ को वैल्यू किया होगा वो गलत हो सकता है। इनके अगर सॉफ्टवेयर में एरर निकल आ गया जो कैलकुलेशन गलत कर रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा इनकी चीज़ों में एरर्स होंगे। दूसरा, एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट क्यूमुलेटेड ड्यूरिंग ऑडिट अप्रोचेस। तो जब वो टोकरी ओवरफ्लो कर जाए तो तब मुझे अलर्ट होना है, या जब मुझे ऐसी मिसस्टेटमेंट मिले जिससे मुझे लगे कि भाई ये तो इस तरह की पता नहीं कितनी और मिसस्टेटमेंट्स होंगी, तो मुझे अपनी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। अगर मैनेजमेंट ये एग्जामिन करती है और करेक्टेड मिसस्टेटमेंट दैट वर डिटेक्टेड बाय ऑडिटर, मैनेजमेंट ने एग्जामिन कर दी और ठीक कर दी वो मिसस्टेटमेंट्स जो कि ऑडिटर ने डिटेक्ट की थी, द ऑडिटर शैल परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर टू डिटरमाइन वेदर मिसस्टेटमेंट्स रिमेन। आपने उनके सामने इश्यूज रखे, उन्होंने कहा जी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कल सारी एंट्री डल जाएंगी, और मैं सुकून से बगैर चिंता किए सो जाऊँ, अगले दिन भी ना पूछूं उनसे। कम से कम ये तो देखूँ ना कि क्या वो मिसस्टेटमेंट उन्होंने उसको रिकॉर्ड भी किया है या अभी भी वो मिसस्टेटमेंट उसी तरह से आ रही है। देन कम्युनिकेशन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टाइमली बेसिस पे जितनी भी मिसस्टेटमेंट्स वो इकट्ठी करता जाएगा ड्यूरिंग ऑडिट विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन। लॉ अगर मना ना करे तो जब भी आपको जो मिसस्टेटमेंट मिले आप जाएं मैनेजर अकाउंट्स के पास जाएं, पेरोल इंचार्ज के पास जाएं, जिस डिपार्टमेंट में जहां आपको अपने ऑडिट के दौरान कुछ गलती नज़र आई आप उन्हें जाके कहें भाई ये छोटी सी गलती नज़र आ रही है, इसका क्या करना है। क्योंकि अगेन आप चुपके से टोकरी भरते रहे और एकदम से बम फाड़ देंगे कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप वो हैं और वो नहीं, आप चौकीदार हैं और आप जो है ना शिकारी नहीं है। ठीक है, हमने उसका एक साफ तर्जुमा किया था। ऑडिटर शेल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, अब क्या है, कम्युनिकेट करेगा टाइम टू टाइम। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से कि उन स्टेटमेंट को ठीक कर दें। ये करेक्शन से मैनेजमेंट को बेहतरी मिलेगी अपने एक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में। तो आपकी फरमाइश गलत नहीं है। हाँ, हो सकता है मटेरियलिटी के दायरे से नीचे हो तो थोड़ा सा वो कहें यार अच्छा थोड़ा ज़रा ज़्यादा इकट्ठी हो जाए, फिर इकट्ठी एंट्री डाल देते हैं। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर दे सम और ऑल ऑफ द मिसस्टेटमेंट कम्युनिकेटेड, तो ऑडिटर सबसे पहले देखेगा कि वो क्यों नहीं करेक्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर वो ये गुप्ता साहब का एरिया, गुप्ता साहब हज पे गए हुए, वो 15-20 दिन बाद आएंगे, एंट्रियाँ भी छोटी सी हैं, जाने दे, इसको रहने दे, बाकी चीज़ें ठीक कर देते हैं। खाम उनके एरिया को ओपन करेंगे, एंट्री डालेंगे, उनका एक इतना सिस्टम चल रहा है, ऐसा ना हो कि उसमें कोई खराबी आ जाए। गुप्ता साहब हज पे क्यों गए होंगे बाकी ये तो जो है ना, तो हो सकता है कि वो नाम हिंदी हो लेकिन हो मुस्लिम। ठीक है,
तो वो ये तो जो है ना, बाकी टेक्निकल इसमें एरर हो गया था, लेकिन ठीक है, मतलब अल्लाह तौफीक दे सकता है। टेक दैट अंडरस्टैंडिंग इनटू अकाउंट व्हेन इवैल्यूएटिंग वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फॉर मटेरियल स्टेटमेंट। जब आपको कहेंगे कि जी वो गुप्ता साहब तो गुप्त हुए हुए, इस वक्त गए हुए हैं, उनके डिपार्टमेंट में एंट्रियां अभी रहने देते हैं, वो जब आएंगे तब देखी जाएगी। आपको पता है वो ऑलरेडी हज पे जा रहे थे तो हमने उन्हें तंग नहीं किया, एंड के करीब जितने भी काम थे तो हमने कुछ और लोगों से कह दिया था एंट्रियां रिकॉर्ड कर दो, उनके डिपार्टमेंट की कुछ एंट्री अभी हमने रहने दी हैं। अब पहली बात ये कि मैंने जो उन्हें कहा ये चीज़ ठीक करो, वो तो उन्होंने ठीक नहीं की है, तो मुझे समझ आ गया, लेकिन मुझे ये ज़रूर समझ आ गया कि मिस्टर गुप्ता के डिपार्टमेंट में कुछ और भी हो रहा है। तो अगर मैनेजमेंट मुझे कहेगी हम एंट्री ठीक नहीं कर रहे तो वो रीज़न देगी, मैं उस रीज़न की रीज़नेबलनेस चेक करूँ और ये समझूं कि इसके पीछे तो नहीं कुछ और मुझे मिलने वाला। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं एक वर्ड की बात करूं तो आपने स्केप्टिक ज़्यादा हो जाना है। जहां आपको मैं स्टेटमेंट मिले और मैनेजमेंट ना उसको ठीक कर रही हो तो आपने अलर्ट ज़्यादा हो जाना है कि यार अब तो मैंने तुम्हें खुद ला के टोकरी में रख दी है तुम्हारे सामने कि ये मैं स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड कर दो एंट्रियाँ, और तुम्हारा रिकॉर्ड करने में फ़ायदा भी है, तुम भी चाहते हो अकाउंट्स एक्यूरेट बने, तो अब तुम क्यों नहीं मुझे फैसिलिटेट कर रहे। ये बात ऑडिटर को थोड़ी सी परेशान कर रही है। यहां तक बात समझ आई? अब क्या हुआ, जो अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट्स अभी तक हैं, आप में स्टेटमेंट देते गए, कुछ वो ठीक करते गए, कुछ अनकरेक्टेड रखते गए, अनकरेक्टेड आप फिर से इकट्ठी करते गए। अब आपने देखना है कि जो अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट्स हैं उनको अब आपने इवेल्युएट करना है कि वो किस लेवल पे है। Prior to evaluating effect of uncorrected misstatement, auditor shall reassess materiality। इसका क्या मतलब होता है? फिर से दोबारा से असेस करें। अब छोटी छोटी सी इतनी गलतियां मिल रही हैं तो आपने सोचा एक मिनट यार भाई, मैंने मटेरियलिटी कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा तो नहीं सेट कर ली, कहीं बहुत ज़्यादा तो सेट नहीं कर ली। तो जब छोटी छोटी सी मिसस्टेटमेंट्स मिल रही होंगी तो आप अपनी मटेरियलिटी को रीअसेस करेंगे टू कंफर्म वेदर इट रिमेन्स अप्रोप्रिएट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटिटीज एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट। क्या ये आपने जो लेवल सेट किया था ये अभी भी मुनासिब है? तो कहने का मतलब है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट में स्टेटमेंट्स मिलने के बाद आप ये सोच सकते हैं कि शायद मैंने जो लेवल सेट किया था वो ठीक नहीं था। अगर रीअसेसमेंट से एक ज़्यादा लोअर अमाउंट, उससे भी जो पहले आपने सेट की थी, अब उससे लोअर अमाउंट पे आप पहुंच जाते हैं, देन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। मटेरियलिटी की किस्म होती है कि हम अपने तौर पे सेट कर लेते हैं कि इससे नीचे नीचे रहेंगे। मटेरियलिटी फर्स्ट करें 5 लाख है, आप कहते हैं 5 तो ओवरऑल है ना, मैं 4 से नीचे नीचे खेलूंगा। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी यानी कि जो छोटी मटेरियलिटी आपने अपने ऊपर तारीख की हुई है, एन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर शैल ऑल्सो बी रिकंसिडर। जब आपको लगा कि मुझे मटेरियलिटी चेंज करनी है, उसे छोटा कर दूं, तो फिर वो जो उसके साथ एक और आपने अपने तौर पे मटेरियलिटी सेट की थी उसको भी रिकंसिडर करें। जो हम अपने तौर पे मटेरियलिटी सेट करते हैं, हमारा मटेरियलिटी का स्टैंडर्ड अभी हमने पढ़ना है चैप्टर 3 में जाके, तो वहाँ हमें बताया जाएगा कि मटेरियलिटी के 3 लेवल होते हैं। तो ज़्यादा डिटेल से वहाँ बात होगी, लेकिन फिलहाल परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का मतलब है ओवरऑल मटेरियलिटी से थोड़ा सा नीचे का लेवल। हम कहते हैं तो 5 लाख मटेरियलिटी, लेकिन अगर मैं 4 लाख के अंदर अंदर खेल जाऊं तो इसका मतलब है मेरी मटेरियलिटी टच नहीं होगी। तो आप मटेरियलिटी के ऊपर एक और कट लगा के अपने लिए और टाइट रख लेते हैं। जैसे अगर आपका पेपर 30 दिन बाद हो तो आप 30 दिन का प्लान नहीं बनाते तैयारी का, 25 दिन का प्लान बनाते हैं कि मैं 25 दिन का प्लान बनाऊंगा तब मर खप के 30 दिन में पूरी हो गई तैयारी। तो मटेरियलिटी का भी आप एक छोटा लेवल सेट कर देते हैं, उसको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कहते हैं, लेकिन फिलहाल वो आज के स्कोप से बाहर है। चैप्टर 3 में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल। अब ऑडिटर देखिएगा वो जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट टोकरी में रह गई हैं क्या वो मटेरियल है इंडिविजुअली और अलग अलग या टोटल मिला के भी देखें। इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन ऑडिटर क्या कंसिडर करेगा? साइज एंड नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट, कितनी अमाउंट की है वो मिसस्टेटमेंट और उसका इफेक्ट क्या है, बोथ इन रिलेशन टू किसी भी खास क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर। कोई भी ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर किसी भी हवाले से आप देखेंगे कि ये जो मिसस्टेटमेंट है वो कितने रुपए की है और किन हालात में अकर हुई है। दूसरा, इन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का जो पिछले पीरियड से रिलेटेड हमारे पास आ रही हैं उनका करंट ईयर पे कोई इम्पैक्ट है। भाई पिछले साल इन्वेंट्री की फिगर गलत थी, इस दफ़ा इन्वेंट्री की फिगर सही है, लेकिन जब ओपनिंग बैलेंस ही गलत होगा तो इस साल का प्लस माइनस होने के बाद क्लोजिंग खुद बहुत गलत हो जाएगा ना। तो पिछले ईयर्स की जो मिस स्टेटमेंट्स हैं क्या वो मेरे इस करंट ईयर को इम्पैक्ट कर रही हैं? इसके ऊपर भी एक्सटेंडेड होता है।
710 हमारे सिलेबस में नहीं है। वो बताता है कि पिछले ईयर्स के जो मसले हैं उनको हमने करंट ईयर में किस तरह से देखना है। तो अब ये स्टैंडर्ड ऐड करने के बाद ICAP जब गौर से देखेगा तो सोचेगा अच्छा कुछ और स्टैंडर्ड भी ऐड होंगे तो ये समझ आएगा, वो ऐड करेंगे तो उसमें कुछ ऐसा होगा जो नहीं समझ आ रहा होगा। तो ये दो बातें समझ आई, साइज एंड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड related to prior periods on relevant classes of this year। अच्छा एक बात है, अगर इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस गलत है तो ब्रॉट डाउन प्लस माइनस तो क्लोजिंग भी गलत हो जाएगा। डेटर में भी ऐसे ही है, सेल्स में तो ऐसा नहीं है। सेल्स पिछले साल थी 15 लाख, इस साल है 20 लाख, पिछले साल गलत थी, तो क्या उससे इस दफ़ा के फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट आ रहा है? बजटिंग में मसला होगा नहीं, बजटिंग नहीं, हमने एंट्रियां देखी, इस दफ़ा 20 लाख की सेल है, बिल्कुल सही है, 20 लाख पे रिकॉर्ड है। पिछली दफ़ा जो 15 दिख रही थी वो झूठ थी, 12 थी असल में। अब पिछले साल तो झूठ था, लेकिन क्या पिछले साल की झूठ ने इस साल की फिगर को ख़राब किया? रिटेन अर्निंग इम्पैक्ट हो रही होगी, ओपनिंग रिटेन ख़राब हुआ होगा। दूसरा, जब सेल्स देख रहा होगा कोई बंदा तो वो समझेगा कि हमारी सेल्स बढ़ी हैं सिर्फ 33%, 15 से 20 लाख हुई हैं, जबकि असल में कितनी हुई है? तो कंपेरेबिलिटी भी आउट हो गई। तो फिगर है पिछले साल की गलत, लेकिन मैं आज अपने फाइनेंशियल्स को कहूँगा कि ये पिछली गलती की वजह से आज भी मिसस्टेटेड है। तो आपने दो चीज़ें देखनी है कि इस नोयत की मिसस्टेटमेंट और क्या कोई प्रायर पीरियड की मिसस्टेटमेंट इस वक्त करंटली हमें इम्पेक्ट कर रही है। ये बात समझ आई? वो दूसरी क्लास में पैगाम चला गया भाई, फ्राइडे वाला, शाबाश। कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं किताब ने, अगेन इनको सिर्फ हमने वन सिंगल रीडिंग देनी है, इनको ज़्यादा दिल पे नहीं देना। एक बॉक्स आपको नज़र आएगा जिसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं। ये इस बॉक्स की तरफ एंड पे आते हैं, जो जितना टाइम बचा होगा उसके हिसाब से पहले ज़रा इसको स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब लिखवा लें। ऑडिटर कई दफ़ा मैनेजमेंट से ज़बानी बातें पूछ रहा होता है और कई दफ़ा जब वो पक्की ठोस बात करना चाहता है ना, कहता लिख के देता है। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक का शायद सबसे पहला स्टैंडर्ड या दूसरा स्टैंडर्ड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ही होगा कि हम क्लाइंट से बहुत सारी चीज़ें राइटिंग में ले लेते हैं। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से और जहाँ अप्रोप्रिएट होगा दो चावत गवर्नेंस से, वेदर दे बिलीव द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर इमेटेरियल इंडिविजुअली इन एग्रीगेट। हमने उनको जितनी मिसस्टेटमेंट्स दी, उन्होंने जितनी ठीक कर दी, उसके बाद जितनी अभी ठीक नहीं की हैं, हम उनसे कहेंगे लिख के दे दें कि हमने इस वक्त सारी जितनी भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स थी हम उनको ठीक कर लिया है, और अब जो कलेक्टिवली जितनी भी मिसस्टेटमेंट्स हमारे पास वो टोटल मिला के भी मटेरियल नहीं है, हम इस चीज़ पर राइटिंग में दे दें। A summary of such item shall be included in or attached to return representation। इस खत के साथ एक समरी होनी चाहिए कि ये वो आइटम्स हैं जिनको हमने ठीक नहीं किया। They may add to the return representation words such as we do not agree that items फलाना 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 constitute misstatement because ये, मैंने उन्हें कहा ये मिसस्टेटमेंट है। क्यों? मैंने उनसे कहा डेप्रिसिएशन गलत है आपकी, उन्होंने कहा ये तो हम नहीं ठीक करेंगे। क्यों भाई? आपकी जजमेंट और हमारी जजमेंट में फ़र्क है। हम इतने अरसे से इदारा चला रहे हैं, हमें पता 10 साल चल जाता है इसी। मैंने कहा आज टेक्नोलॉजी के मसले फलाना, उन्होंने कहा ठीक है, दिस इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट जजमेंट। तो मैं नहीं अपनी रिप्रेजेंटेशन ठीक कर रहा, तो जो वो ठीक नहीं कर रहे उसकी रीज़न भी थे। ये इसलिए ठीक नहीं कर रहे 15 चीज़ें कि इतनी छोटी छोटी हैं, अब इसके लिए क्या हम सॉफ्टवेयर खोलें और अपनी सारी चीज़ें रिवाइज करें। और ये क्यों ठीक नहीं कर रहे? इसलिए ठीक नहीं कर रहे कि ऑडिटर का अलग ओपिनियन है और हमारा अलग ओपिनियन है और हम नहीं मानते। और ये मिला के भी जब मटेरियल नहीं है तो ऑडिटर भी रिपोर्ट ख़राब ना करे, तो फिर वो लिख के देंगे कि हमने जो चीज़ें ठीक कर दी उसके अलावा जो हैं वो हमारी नज़र में मटेरियल है। फिर एक लिस्ट ऑफ आइटम्स देंगे और उसके आगे उसकी रीजनिंग देंगे कि हम इसको क्यों नहीं ठीक कर रहे। ऑब्टेनिंग रिप्रेजेंटेशन डज नॉट हाउएवर रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम हिज। आपने उनसे लिखवा भी लिया, उसके बावजूद भी जो स्टैंडर्ड ने आपको कहा गौर से देखो, टोकरी को देखो, ओवरफ्लो तो नहीं हो रही, ज़्यादा तो नहीं है स्टेटमेंट्स, आप उसको फिर भी देखें और अपने स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। दोस्त चावत गवर्नेंस से कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा दोस्त चावत गवर्नेंस से जितनी भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं और उनका इफेक्ट जो ऑडिटर को लगता है कि ये फाइनेंशियल्स को इम्पेक्ट कर सकता है। जितनी मैनेजमेंट ने ठीक कर दी, अब जो बच गई हैं, आप चाहे ये
तो आप दोस्त शावत गवर्नेंस के पास जाएं और उनसे कहें कि अब ये थोड़े से एरर्स रह गए हैं, आप ठीक करवा दें तो अच्छा है, ना ठीक करवाएं तो भी हर्ज तो कोई नहीं है। लेकिन बड़ों को एतमाद में ज़रूर लें कि तुम्हारे इदारे में कुछ मिसस्टेटमेंट्स थी, मैंने पकड़ी थी, मैंने बताई थी तुम्हारे लोगों को और तुम्हारे लोगों ने उसे ठीक नहीं किया। मेरे ओपिनियन पे फ़र्क नहीं पड़ा है, मैं अभी भी साफ ओपिनियन दूंगा, लेकिन यार तुम लोगों का एरर है, ठीक कर दो, क्या जा रहा है, थोड़ी सी जहमत कर लो। तो एक चीज़ मटेरियलिटी से नीचे भी है तो भी मैं उनको उनके फ़राइज़ ज़रूर बताऊं कि जब मैं ढूंढ चुका हूँ, दे चुका हूँ तुम्हें मिसस्टेटमेंट, तो उसको ठीक कर लो तो यूज़र्स को थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ऑल्दो ये अमाउंट्स इतनी बड़ी नहीं है कि ऐसे यूज़र्स के डिसीजन मुतासिर हों, लेकिन अगर एक चीज़ पकड़ी गई है, पता ही लग गया है, वो छोटी सी गलती सामने आई गई है, तो उसे ठीक करने में हर्ज क्या है। तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा दोस्त विद गवर्नेंस, ये वाली बात। वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इमैटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर मे कम्युनिकेट द नंबर एंड ओवरऑल मॉनेटरी इफेक्ट ऑफ। अगर तो बहुत सारी छोटी छोटी सी हुई तो ऑडिटर उन सबको सम अप करके कहेगा भाई कोई 7 लाख की ना कोई 13,000 मसले हैं बहुत सारे मसले, लेकिन टोटल उनका इम्पैक्ट है इतने रुपए का। ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई मटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इंडिविजुअली। अगर उनको आपने बहुत सारी मिसस्टेटमेंट्स दी, उन्होंने कुछ ठीक की कुछ ठीक नहीं की, और उन्होंने ठीक ना की हुई में कोई अलग से मटेरियल रह गई, तो ऑडिटर उसको अलग से दोस्त शावत गवर्नेंस से कहेगा भाई ये इंडिविजुअली मटेरियल है, और अगर ये ठीक ना हुई तो मेरा 705 मुझे कह देगा कि मटेरियल में स्टेटमेंट के मुताबिक रिपोर्ट ख़राब कर दो, तो काइंडली या इसको ठीक कर दें या इसका लेवल किसी तरह से कम कर दें। ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट दैट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट शुड बी, और एक मासूम सी दरखास्त देगा कि ठीक कर दें तो बहुत मेहरबानी। डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिखेगा क्या क्या बातें हैं। नंबर 1, अमाउंट बिलो विच मिसस्टेटमेंट वुड बी रिगार्डेड एज क्लियरली, कि कितने से नीचे तो उसने बिल्कुल ट्रिवियल मान लेना है, ट्रिवियल मान लेना है कि हाँ भाई फॉर एग्जांपल वो तय कर दे जी 5,000 से नीचे की चीज़ को मैं नहीं आपसे डिस्कस भी नहीं कर रहा। फिर ऑल मिसस्टेटमेंट जो उसने ड्यूरिंग ऑडिट क्यूमुलेट की और क्या वो करेक्ट हुई या नहीं हुई, एंड auditor conclusion as to whether uncorrected misstatement are material individually or in aggregate and the basis for that conclusion। तो होता ये था कि हम फर्म में एक फाइल बनाते थे, उस वक्त एक्सेल की फाइल बनाते थे, उसको हम कहते थे समरी ऑफ अनएडजस्टेड डिफरेंसेस। जो भी हमें चीज़ें मिलती जाती थी हम उस शीट में डालते जाते थे। फिर रेगुलर इंटरवल्स पे क्लाइंट के पास जाके कहते थे देखें जी हमें इस एरिया में ये चीज़ें मिली हैं, आप इसको काइंडली देख लें। कुछ को वो अकोमोडेट कर देते थे, कुछ को कहते थे अभी बहुत छोटी है रहने दें, अब क्या सिस्टम चेंज करना। फिर हमारे पास थोड़ी सी और ज़्यादा इकट्ठी होती थी, फिर उनके पास जाते थे, तो फिर ये समरी रिवाइज होती थी और बन जाती थी समरी ऑफ एडजस्टेड डिफरेंसेस। ऐसे कहते थे सड और सैड, समरी ऑफ अनएडजस्टेड डिफरेंसेस और समरी ऑफ एडजस्टेड डिफरेंसेस। अब जो बच जाता था उसको देखते थे कि उसमें कोई इंडिविजुअली मटेरियल आइटम तो नहीं, अगर होता था तो वो लेके उनके पास पहुंच जाते थे कि भाई इसको तो ठीक कर दो नहीं तो रिपोर्ट ख़राब करनी पड़ जाएगी। फिर कुछ वो हमें समझाते थे, कुछ हम उन्हें समझाते थे, कुछ वो हमारे बड़ों को समझाते थे, तो उसके बाद मसला हल हो जाता था। तो अगर आप गौर से देखें ना तो सिर्फ खींची हैं बातें, ऐसे जैसे चैट जीपीटी को आप 3 पैराग्राफ दें और उसे कहें यार 2 सफ़े पे फैला दो। पूरा स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद, चलो एग्जांपल्स को साइड पे कर दें, फिर भी 2.25 सफ़े हैं, क्या बात समझ आई है? जो मिसस्टेटमेंट्स आपको मिलती रहें क्लाइंट को दिखाते रहो, जितने ठीक कर दें अच्छा है, जो बच जाएं वो मटेरियल ना हो तो अच्छा है, मटेरियल हो तो परेशान हो जाओ। टोटल बात इतनी सी है जी। और फिर मतलब फिर बाकी इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि उनसे लिखवा लो, उनसे बात करो, उन्हें कायल करो मिसस्टेटमेंट की ये किस्में होती हैं, और अगर वो ठीक ना करें तो भी परेशान हो जाओ, ठीक करें तो चेक कर लो कि ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो बेसिकली एक छोटा सा एरिया है जिसके ऊपर ये स्टैंडर्ड डिस्कशन की। वक्त का मैं मुकाबला सकता है, ऑल्दो वक्त क्रॉस हो गया, लेकिन एक दफ़ा बस ये एग्जाम्पल वाले बॉक्स पे आके जल्दी से देख लेते हैं जितना देखा जा सकता है। Examples of particular circumstances, वो circumstances that may affect the evaluation of any misstatement as material including the extent to which it is। अब एक चीज़ मटेरियल है या नहीं है, एक मिसस्टेटमेंट, इस चीज़ की वैल्यूएशन में क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दैट अफेक्ट्स कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इशू छोटा है,
लॉ नहीं फॉलो कर रहे, लेकिन लॉ फॉलो ना करना संगीन मसला है, ठीक है। छोटा सा इशू है कि एलडीए वाले भी मानते हैं कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक एजुकेशनल एक्टिविटी इस इलाके में मना है, बड़ा छोटा सा इशू है, लेकिन ये इतना छोटा नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो कानून की खिलाफ वर्जी है, तो कानून कभी भी पावर के साथ आके और आपको कह सकता है कि जी आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं गलत है, अब आप ये वाला काम करेंगे ही नहीं यहाँ पे। तो कई दफ़ा आप जैसे इस वक्त एलडीए का इधर नोटिस आया हुआ, वो कह रहे हैं जी वो 1901 के कागज़ में हमने ये देखा है कि सड़क से 30 फुट का फासला होना चाहिए बिल्डिंग्स का, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, और आपकी बिल्डिंग का फासला शायद गालबन है 22 फुट का। तो उन्होंने कहा बिल्डिंग बनी ही गलत थी, आज से 7 लाख साल पहले ये बिल्डिंग गलत बनी थी। तो चूंकि आपके आबाओ अजदाद ने ये गलती की, अब इसको सुधारना आपके ज़िम्मे है, तो काइंडली अपनी बिल्डिंग को थोड़ा पीछे ले जाए। नोटिस का लेवल है, वो कह रहे हैं पीछे ले जाएं बिल्डिंग। आप नहीं लेके जाएंगे तो हम आगे से उतनी साफ़ कर देंगे जिससे मसला हल हो जाएगा। अब हमने यहाँ के लैंडलॉर्ड को कम्युनिकेट किया हुआ है, वो अपने तरीके से जो भी बातचीत वगैरह कर रहे, तो कम से कम एटलीस्ट कमर्शियली रजिस्टर्ड तो है, लेकिन वो बस जो है ना यहाँ से मोहतरमा ने गुजरना है और वो चाहती हैं कि मुझे सारी बिल्डिंग एक जैसी देखना मांगता, दूर से जो है ना लगे कि हाँ भाई ये एक जैसा लाहौर है, सारी बिल्डिंग्स पे एक जैसा मोनोग्राम लगा हुआ हो, एक जैसा रंग हुआ हो, जैसे दुकानों के साथ हो रहा है। वो तो दुकानें हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये इस सड़क की भी सारी बिल्डिंग जो है ना, इस सड़क की सारी बिल्डिंग्स को एक शक्ल देना कितना बड़ा आर्ट है। दे देंगे, वैशी लोग हैं जालिम लोग हैं, इन्होंने कहते एक जैसा नहीं है, सारी ही उड़ा दो, नए सिरे से बनाना तो इस रंग की बनाना जी। और हाँ, और फिर हो सकता है फोटो भी लगी हुई हो, पता लगे ऊपर जवाद साहब की तस्वीर के बजाय जो है ना मोहतरमा की तस्वीर लगी हुई हो, और जो है ना मतलब कितना ज़्यादा ये जो है ना, मतलब ये ख़वातीन की आह लगी है हमें जो है ना है भाग रहे थे हमसे ऐसी की तैसी, तुम्हारी बिल्डिंग के मत्थे पे हम जो है ना तस्वीर देंगे। अच्छा चले इधर देखते हैं, वक्त कम है, या आप इसे घर से पढ़ गए और उसके बाद एक दफ़ा देख ले, और असल में है बड़ी बेसिक सी बात है, लेकिन अगर आप पढ़ के आए और उस पर तबसरे वगैरह हो जाए तो अच्छा है। इंटरेस्टिंगली ये टेस्ट में शामिल भी नहीं, कमाल हो गया जी। 705 706 मेनली टेस्ट में है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये टेस्ट में शामिल होने से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कम होगा, है तो वो अनकरेक्टेड, लेकिन ठीक कर लेंगे तो टेस्ट में एमसीक्यूज़ नहीं आ रहे। ये बिल्कुल उन्होंने सही बात की है, मैं भी यही चीज़ सोच रहा था कि अब हमें आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, क्योंकि अचानक से ऑडिट में एमसीक्यूज़ आ चुके हुए हैं। मिड में आएंगे, मिड में तो फिर हम ख़ासतौर पे उसकी वो वाली परसेंटेज रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि अब आगे ग्रेजुअली टेस्टों में आना चाहिए। इस वक्त ये ना टॉपिक बड़ा अहम है, इसको इसके बाद से आगे हम एमसीक्यूज़ डालना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। तो भाई आपने भी याद रखना है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जी सर उसामा ने ये भी कहा था कि हम सारे एमसीक्यूज़ का इकट्ठा एंड पे भी कुछ एक्टिविटी करेंगे, वो भी सही है। मिड टर्म में भी डाल देंगे, रेगुलर टेस्ट में अगर कभी बहुत ही मूड हुआ तो थोड़ा बहुत आपको तंग कर लेंगे। मैं एक मज़े की बात बताऊं, इस दफ़ा आईकेप की जब किताबें रिवाइज़ हुई है नई स्कीम के मुताबिक, तो आईकेप की पहले एक किताब होती थी, उसमें क्वेश्चन बैंक डला हुआ होता था, उसमें आधे सीए के सवाल थे, आधे सीसी के सवाल थे और एमसीक्यूज़ थे। तो 6-7 महीने पहले आईकेप ने ये डिसाइड किया कि एमसीक्यूज़ जब हमने ऑडिट में पूछने ही नहीं है तो हमने इतने साल से किताब में क्यों डाले हुए हैं। तो इस दफ़ा जो नई स्कीम की किताब आई है उसमें एमसीक्यूज़ ये सोच के डिलीट किए थे कि ये जब सिलेबस में हम पूछते ही नहीं है तो हम बच्चों को तंग क्यों कर रहे हैं। बट वहीं एक और डिपार्टमेंट बैठ के ये सोच रहा था कि ऑडिट के अंदर एमसीक्यू आ जाए तो कितना मज़ा आए। तो एक डिपार्टमेंट मेहनत करके एमसीक्यूज़ माइनस कर रहा है। पहले 2 वॉल्यूम होते थे ऑडिट की किताब के, अब आईकेप की एक वॉल्यूम है और उसी के अंदर सारा कुछ। तो एमसीक्यूज़ उन्होंने खासतौर पर माइनस किए ये सोच के कि एमसीक्यूज़ तो आते नहीं ऑडिट में, और दूसरे डिपार्टमेंट ने एन उसी टाइम पे अचानक से एमसीक्यूज़ इंट्रोड्यूस कर दिए। अल्लाह करे वो जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उसको भी पता हो इन सारी बातों का, तो जो है ना जी ये ना समझ के बैठा हो कि 100 के 100 के एमसीक्यूज़ बनाने। हाँ, कोई पता नहीं वो सोच के बैठा हो कि 100 के 100 एमसीक्यूज़ नहीं, इतनी लुटनी मची होगी। मैं मजाक में आता, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट सबसे अलग